मैंने अपनी बहन की शादी अपने देवर से करवा दी। हर कोई हमें रस भरी निगाहों से देख रहा था क्योंकि मेरा ससुराल बहुत अमीर था। अगली सुबह मैं अपनी बहन को नाश्ते के लिए बुलाने कमरे में जाने लगी तो देवर ने मुझे रोक दिया। बोला, भाभी कुछ देर मेरी पत्नी को सोने दीजिए क्योंकि उसकी नींद खराब हो जाएगी। अपने देवर की ऐसी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई, लेकिन जब मेरी बहन 3 दिन कमरे से बाहर नहीं निकली तो मैं घबरा गई और जल्दी से अपनी बहन और देवर के कमरे में गई। पर वहाँ के मंजर देख मेरे पाँव तले जमीन निकल गई क्योंकि वहाँ पर तो आज का मौसम खुशनुमा था, पर मेरी माँ बहुत परेशान थी क्योंकि उन्हें मेरी शादी की तैयारी जो करनी थी। फिर उन्होंने कहा, चलो आज के दिन बाजार जाकर कुछ खरीदारी कर लेती हूँ। दरअसल पिछले 2 वर्षों से मेरी शादी मेरे पापा के दोस्त के बेटे अजीत से तय थी। सगाई होने के बावजूद भी वह लोग जल्दी शादी करने को तैयार नहीं थे। कोई न कोई बहाना करके टाल देते। एक दिन पापा के दोस्त हमारे घर आए। हम उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पापा से कहा, हमारे बच्चों की शादी बहुत दिन से तय है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि श्वेता और अजीत की शादी जल्द से जल्द करवा दी जाए। उनकी बातों से हमारे घर में खुशियाँ आ गई क्योंकि हम लोग भी तो जल्दी ही शादी करना चाहते थे। अब हमारे घर में शादी की जोरों जोरों से तैयारी चलने लगी। मैं बहुत खुश थी कि चलो इतने दिन का इंतज़ार खत्म हुआ और अब कुछ ही दिनों में मैं और अजीत एक हो जाएंगे। जब से मेरी सगाई अजीत से हुई थी मैं उससे प्यार करने लगी थी और मन ही मन मैंने उसे अपना जीवन साथी मान लिया था। खैर माँ बाजार जाने ही वाली थी कि बीच में बारिश शुरू हो गया और उनका सारा काम धरा का धरा रह गया। माँ सिर पकड़कर बैठ गई। श्वेता, हमने जज्बात में आकर तुम्हारे ससुराल वालों से यह तो कह दिया कि हम 1 महीने में शादी की तैयारी कर लेंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकेगा। मैं माँ को दिलासा देते हुए कहा, माँ आप फिक्र मत करें, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा और अगर शादी में कुछ कम ज़्यादा हो भी गया तो मुझे पूरा यकीन है कि वह लोग हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे क्योंकि मेरी शादी मेरे पापा के दोस्त के बेटे से हो रही है। वह लोग कोई गैर नहीं। अभी हम माँ बेटी आपस में बैठकर बातें ही कर रहे थे कि घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी छोटी बहन रचना ने दरवाज़ा खोला था। दरवाज़ा खोलते हुए मुस्कुराकर बोली, वाह आंटी, आप बहुत अच्छे टाइम पर आई हैं। मौसम को देखे, मैं अभी पकौड़े बनाने ही वाली थी। चलो अच्छा हुआ कि आप आ गई। मेरे हाथों का पकौड़े खाकर जाइएगा। आंटी ने कहा, ठीक है, बनाए, अभी मैं तुम्हारी माँ से मिलकर आती हूँ। माँ ने आंटी का स्वागत बड़े प्यार के साथ किया था, लेकिन उनका रवैया कुछ अजीब सा था। यह अजीत की माँ थी जो मेरी सास। इन लोगों का आना जाना शुरू से ही हमारे घर पर था। वह माँ के पास बैठे हुए कहने लगे, भगवान ने आपको 2 बेटियाँ दी हैं, काश एक बेटा भी दिया होता तो बहुत अच्छा होता। माँ बड़ी हैरत से उनके चेहरे की तरफ देखा था कि माँ का यह कैसी बातें कर रही हैं। माँ के चेहरे का भी रंग उतर गया था। माँ ने कहा, बहन यह तो ऊपर वाले की देन है, किसी को बेटा देता है तो किसी को बेटी। मैं सच कहूँ तो मैं बेटी पाकर बहुत खुश हूँ। मुझे कोई गम नहीं है कि मेरा कोई बेटा नहीं है। हम इस बात को टालते जा रहे थे और वह बार बार बेटा बेटी को लेकर बातें थी। मेरी माँ ने बड़ी बेबस से मेरी तरफ देखा। उन लोगों की बातें सुनकर मुझे ही बोलना पड़ा। मैंने कहा, आंटी आप ये भी सब बातें छोड़ो और आप मुझे यह बताइए कि शादी में आप क्या पहनने वाली हैं। आजकल तो दूल्हा दुल्हन के माँ बाप भी ऐसे तैयार होते हैं जैसे उनकी शादी हो। आंटी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, पर श्वेता मुझे तो तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। उनकी बातें सुनकर माँ बेटी दोनों घबरा गए। फिर मैंने कहा, क्या हुआ, आप खुलकर बताइए। उन्होंने कहा, आजकल अजीत अपने काम को लेकर बहुत परेशान रहता है। उसके जितने भी दोस्त हैं वह किस्मत के धनी हैं क्योंकि जहाँ पर उनकी शादी हुई है उनके साले अच्छे अच्छे पोस्ट पर है और उन्होंने उनकी नौकरी भी लगवा दी। तो दूसरे दोस्तों को कारोबार है,
उसके साले ने सेट करवा दिया है कि वह भी ऐसी लड़की से शादी करेगा जिसके भाई हो और अच्छे खासे नौकरी करता हो या बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो। पर आपका तो कोई बेटा ही नहीं है, इसलिए अजीत ने यह शादी करने से इनकार कर दिया है। आंटी की इस बात पर हम दोनों माँ बेटी को तो बिजली गिर गई थी। इसका सामना करना हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल था। और फिर देखते ही देखते आंटी मेरे पास आई और मेरे हाथ से अजीत के नाम की अंगूठी उतरवाकर हमारी तरफ से दी अंगूठी मेज पर रखकर चली गई। उनका यह रवैया देखकर मैं और माँ एक दूसरे को देखते ही रह गए। इतनी देर में रचना पकौड़े लेकर आई तो हम दोनों को इस तरह देखते चुटकी बजाते हुए बोली, आप दोनों इस तरह पत्थर क्यों बनी हुई हैं और आंटी कहाँ चली गई? रचना के पूछते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। माँ भी मेरे गले लगकर रो रही थी, जबकि रचना मेज पर पड़ी अंगूठी देखकर सारा माजरा समझ गई थी। पापा जब घर आए तो उनका भी सदमे से बुरा हाल हो गया था। वह पापा बोले, अब जो होना था सो हो गया। अब मैं अपनी बेटी और तुम्हें ज़्यादा दुखी नहीं देख सकता, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम श्वेता की शादी की बात किसी और जगह करते हैं। माँ बहुत परेशान थी। वह पापा से कहने लगी, अगर लड़की का एक रिश्ता टूट जाए तो दूसरा रिश्ता इतनी आसानी से नहीं मिलता। लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि पहले रिश्ता क्यों टूटा, जरूर लड़की में कोई कमी होगी। पापा ने माँ से कहा, तुम अपना दिल छोटा मत करो, भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे। माँ और पापा ने भगवान का नाम लेकर मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिए और कुछ ही दिन बाद एक बहुत अच्छा रिश्ता हमें मिल भी गया। माँ मुझे बताया कि वह लोग बहुत ही अच्छे हैं और पैसे वाले भी हैं, मगर मुझे उन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। माँ पापा जोरों शोरों से शादी की तैयारी करने लगे, क्योंकि वह लोग चाहते थे कि मेरी शादी उसी तारीख पर हो जिस तारीख पर अजीत के साथ थी। और फिर माँ पापा ने जोर से कहा था, वह करके दिखाया और मेरी शादी उसी डेट पर रोहित के साथ करवा दी गई। शादी के बाद दुल्हन बन मैं रोहित के घर चली आई। मुझे इस रिश्ते की कोई खुशी नहीं थी और न ही इस रिश्ते में मेरे मुरझाए हुए दिल को जिंदा किया था। सच कहूँ तो मैं अपने पति की तस्वीर भी नहीं देखी थी। शादी होने तक मैंने अपना सिर झुकाया ही रखा था और मेरी शादी बहुत सादगी से हुई थी। जयमाल का तो कोई सिस्टम ही नहीं था, क्योंकि यह सब मैंने ही मना कर दिया था। इसलिए मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरा पति दिखता कैसा है। शादी की रात मेरे पति ने जब मेरा घूंघट उठाया तो पहली बार मैंने उसे देखा था। वह बहुत ही खूबसूरत था और मुझे देखते ही मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, श्वेता तुम बहुत ही खूबसूरत हो। उसकी बात पर मैं बेमन से हल्का सा मुस्कुराई। तभी वह मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, अपने मंगेतर से बहुत प्यार करती थी क्या? मैं उनकी निगाहों से रोहित की तरफ देखा। फिर उसने कहा, उसने तुम्हें छोड़ क्यों दिया? कोई तुम्हें बुराई थी क्या? क्या गैर लड़कों के साथ तुम्हारी दोस्ती थी? मैं रोहित की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी और गुस्से से बोली, नहीं था मेरा रिश्ता किसी और के साथ और ना ही मुझ में किसी किस्म की बुराई थी। अजीत की आंखों में लालच की पट्टी बनी थी। वह चाहता था कि उसकी शादी किसी ऐसे घराने में हो कि लड़की के मायके वाले उसका बिजनेस सेट करवा दे, पर हम इतना कहाँ कर सकते थे। रोहित ने मेरा आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम्हारे चेहरे की मासूमियत ही बता रही है कि तुम एक शरीफ और अच्छी लड़की हो। रोहित की बातें सुनकर मेरा मूड इस कदर खराब हो चुका था कि उसके बार बार मनाने पर भी मैं उससे बात करने को राजी नहीं हुई थी। फिर मैं सर दर्द का बहाना किया और सोने के लिए लेट गई। मुझे रह रहकर बस यही बात सता रही थी कि क्या सारी जिंदगी मैं अपने पति की ताने सुनती रहूंगी। पर सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरी सास मुझे देखकर बहुत खुश हुई। वह मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे कि मैं किसी जन्नत की मलिका हूँ और मेरे पति रोहित का भी यही हाल था। मैं जहाँ पाँव रखूँ वह वहाँ अपनी हथेली बिछाने को तैयार था। यह सब देखकर मेरे दिल को जरा तसल्ली हुई थी कि मेरा एक देवर था, वह भी बहुत अच्छा लड़का था। भाभी भाभी करते नहीं थकता था। फिर अगले 2-3 दिन बाद मेरे पापा माँ मुझसे मिलने आए।
मेरी सास ने उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया था। फिर कुछ देर बाद मेरी माँ ने कहा, श्वेता मुझे अपना कमरा तो दिखाओ। मैं कमरा दिखाने अपनी माँ को अपने कमरे में ले गई तो माँ जल्दी से मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और कहने लगी, कल तुम्हारे पापा के दोस्त की पत्नी सविता जी हमारे घर आई थी। उन्हें पता चल गया है कि तुम्हारी शादी एक बहुत अच्छे घर में हुई है। यह खबर सुनकर तो वह अपने आपा खो बैठी हैं। कहने लगी, अजीत की बेवकूफ़ी की वजह से हमें अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि श्वेता की ना सही, पर अब हम रचना की शादी अजीत से करवा दे। तुम तो उन्हें अच्छी तरीके से जानती हो कि वह यह सब लालच में आकर कर रही हैं। मैंने तो बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। बाकी के रिश्तेदार और मोहल्ले वालों का भी यही हाल है। वह सब तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं और मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है कि उसकी शादी इतने अच्छे घर में हुई है। पर सच कहूँ तो मुझे अभी भी तसल्ली नहीं है। मेरे मन में बार बार यह ख्याल आता है कि यह लोग पैसे वाले तो हैं, पर उनके विचार व्यवहार न जाने कैसे होंगे। मैं यही सोच सोच कर घबराती रही। मगर आज जब मैं तुम्हारे ससुराल वालों से मिली तो दिल को तसल्ली हुई कि यह लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं। तुम्हारी सास किस कदर हमारी आदर कर रही थी। तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। और तुम्हारा पति, वह भी तो बहुत अच्छा लड़का है। मेरी एक बात याद रखना, इन लोगों को कभी शिकायत का मौका मत देना। यह लोग तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। माँ के मुँह से यह सब सुनकर मैं मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कह रही थी कि हे भगवान, आपने अच्छा ही किया कि उन लालची लोगों से मेरा पीछा छुड़वा दिया और मेरा रिश्ता इतने अच्छे लोगों के घर करवा दिया। माँ और पापा कुछ देर बाद घर वापस चले गए। धीरे धीरे मैं अपने पति और अपने ससुराल वालों को भी एक्सेप्ट कर लिया और उनसे बहुत प्यार से पेश आने लगी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। मेरे पति ने तो मुझे हथेली की छल्ला बनाकर रखा था। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, श्वेता तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे छोटे बेटे रौनक की भी शादी तुम्हारी ही जैसी कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी नज़र में अगर कोई लड़की हो तो ज़रूर बताना। तुम लोगों का घराना बहुत अच्छा है। तुम्हारे घर से एक लड़की ब्याह कर तो मैं यही चाहूँगी कि मेरे दूसरे बेटे रौनक की भी शादी तुम्हारे ख़ानदान में हो। मैंने कहा, माँ जी अभी तो मेरी नज़र में कोई भी लड़की नहीं है, मगर आप फिक्र मत करिए। मैं अपनी माँ से बात करूँगी और वह ज़रूर इस मामले को हमारी मदद करेंगी। मेरी सास ने कहा, चलो अच्छी बात है। मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे में चली आई और अपनी माँ को फ़ोन मिलाया और माँ से पूछा, आप क्या कर रही हैं। माँ ने कहा, मिठाई खा रही हूँ। मैंने कहा, कहाँ से। उन्होंने कहा, अरे वो पड़ोस वाले शर्मा जी थे ना, उन्हीं के घर से। मैंने कहा, क्यों, अभी तो पिछले दिनों ही उनके बेटे की शादी हुई है। क्या उन्होंने अपने दूसरे बेटे की भी शादी तय कर दी है क्या। माँ ने कहा, क्या बोले, अरे नहीं नहीं, शर्मा जी बहू पेट से है और वह खुशी से पागल हुए घर घर मिठाई भेज रहे हैं। मैंने उन लोगों से कहा भी कि ऐसी बातें इतनी जल्दी बताते नहीं, लोगों की नज़र लग जाती है। पर उन्हें कौन समझाए, उनके घर नया मेहमान बहुत दिनों बाद आने वाला है ना, इसलिए वह लोग बहुत खुश हैं। माँ की बातें सुनकर मैं अंदर से उदासी सी छा गई। फिर माँ से कहा, श्वेता तुमने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। तुम्हारी शादी को धीरे धीरे 6 महीने होने वाले हैं। मैं इस बात को टालते हुए कहा, माँ रोहित आ गए हैं, मैं आपको थोड़ी देर बाद फ़ोन करती हूँ। मगर सच तो यह था कि हमसे एक शब्द भी बोला न जा रहा था, क्योंकि मेरी शादी को इतने दिन हो गए। सब कुछ बहुत अच्छा से था। मेरी शादी बहुत अच्छे घर में हुई थी। सास जान छिड़कती थी और पति तो मुझसे बहुत प्यार करता था। मगर इतने दिनों में मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं था। जब मेरी और मेरे पति के बीच कोई रिश्ता ही नहीं था तो मैं प्रेग्नेंट कैसे होती। मेरे मन में बार बार यह सवाल आ रहा था कि मैं रोहित से कहूँ कि वह मुझसे यह दूरी क्यों बना कर रखे हैं। मगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ दिनों तक मैं इसी सोच में डूबी रही। फिर एक दिन मेरी माँ का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, श्वेता तुम्हारे देवर की शादी तुम्हारी सास को नहीं करनी है क्या। तब मुझे ख्याल आया कि मेरी सास ने तो मुझे इस बारे में बात की थी। मैंने कहा, हाँ,
रौनक की भी शादी करनी है, बल्कि मेरी सास ने तो मुझसे कह रही थी कि तुम्हारे घराने की कोई लड़की मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता। मैं उनसे कहा कि अभी तो मेरी नज़र में कोई लड़की नहीं है, अगर होगी तो मैं आपको बताऊंगी। मेरी बात सुनकर माँ ने गुस्से से कहा, श्वेता तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है क्या? तुमने अपनी बहन रचना का नाम क्यों नहीं दिया? मैं तो यही चाहती हूँ कि उसकी भी शादी तुम्हारे ही जैसे लोगों के घर में हो जाए, और जब तुम्हारा देवर है तो क्यों ना हम उसकी शादी तुम्हारे देवर से करवा दें। हाँ हाँ माँ, मैं माँ जी से बात करती हूँ। और मैं अपने सास से बात किया। सास बहू की शादी को लेकर बहुत खुश हुए। मैं तो यही चाहती थी कि रचना की भी शादी मेरी ही जैसे अमीर घराने में हो। मेरी सास ने कहा, तुम अपनी माँ से बता देना कि मुझे इस रिश्ते से कोई इतराज़ नहीं है। मैं रौनक की शादी रचना से करने को तैयार हूँ। खाना खाने के बाद जब मैं अपने कमरे में आई तो रोहित मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हारी मीठी और प्यारी प्यारी बातें सुनने को मेरा दिल कर रहा था। आज रोहित को न जाने क्यों मेरे ऊपर इतना प्यार आ रहा था। रोहित, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। रोहित ने कहा, हाँ ज़रूर कहो। मैंने कहा, रोहित मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में भी एक नन्हा सा मेहमान आ जाए। मेरी बात सुनकर रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया था। वह कुछ देर तक मेरी तरफ देखने लगे, जैसे वह कोई जवाब सोच रहे हो। फिर उन्होंने कहा, श्वेता तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, मगर मैं क्या करूं? तुम जैसे ही कमरे में सोने के लिए आती हो तुरंत सो जाती हो। मैं इस बारे में तुमसे बात करना चाहता था पर नहीं कर सकता था। मुझे लगता था कि शायद तुम अभी इस चीज़ के लिए राजी नहीं हो। यही सब सोचकर मैं तुमसे इस बारे में कोई शिकायत नहीं की। रोहित की बात सुनकर मैं सच में पड़ गई, क्योंकि वह तो बिल्कुल ठीक कर रहे थे। ना जाने शादी से लेकर आज तक जैसे ही मैं कमरे में सोने आती हूँ, पता नहीं कैसे मुझे तुरंत नींद आ जाती है और मैं सो जाती हूँ। आज भी मेरी आंखें नींद से ओझल हो रही थी और अब हम दोनों पति पत्नी की बातें अधूरी रह गई। सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरे दिल पर बहुत ज़्यादा बोझ था। मैंने देखा कि रोहित ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई और रोहित का हाथ पकड़ते हुए बोली, रोहित मुझे माफ़ कर दीजिए। हमारी शादी को इतने दिन होने वाले हैं और हम अभी तक एक दूसरे से दूर हैं। आप कभी भी अपने दिल में यह बात मत लगाइएगा कि मैं अभी तक अपने पहले मंगेतर को भूल नहीं पाई और इसलिए आपसे यह दूरी बनाकर रखी है। ऐसा कुछ नहीं है। आपसे प्यार ने मुझे बहुत कुछ भुलाने पर मजबूर कर दिया है और मैं उसे कब कब भुला चुकी हूँ। मेरी बात सुनकर रोहित ने कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। यही कहकर रोहित कमरे से बाहर निकल गए। कुछ ही देर बाद मेरे देवर रौनक और रोहित दोनों ऑफिस के लिए चले गए। दोपहर का वक्त था। माँ और पापा मिठाई लेकर मेरे घर आए। मेरी सास ने उनका बहुत स्वागत किया और उसी दिन मेरी छोटी बहन रचना की शादी मेरे देवर रौनक से तय हो गई। मेरी सास ने माँ से कहा, बहन जी, भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मुझे आपसे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। आप 2 जोड़ी कपड़े में अपनी बेटी को मेरे घर विदा कर दीजिएगा। यह बात सुनकर मैं और मेरे घर वाले बहुत खुश हुए थे। मेरी सास ने कहा, मैं चाहती हूँ कि इस रिश्ते में ज़्यादा देरी ना हो और जल्द से जल्द रचना की शादी रौनक से करवा दी जाए। मुझे लगा कि पापा कहेंगे कि हम इतनी जल्दी तैयारी नहीं कर पाएंगे, मगर मेरे घर वालों ने भी कह दिया कि ठीक है, हमें आपके साथ मंजूर है। माँ और पापा की बात सुनकर मुझे तो हैरत हुई, लेकिन क्या कर सकती थी। मेरा देवर बहुत अच्छा लड़का था, मुझे उसमें कोई बुराई नज़र आई थी नहीं थी। इसलिए मुझे इस बात की खुशी थी कि चलो मेरी बहन की शादी एक अच्छे लड़के से हो जाएगी। और धीरे धीरे करके वह दिन आ गया जब रचना की शादी मेरे देवर रौनक से हो गई और वह दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। रचना को देखकर मैं बहुत खुश हुई थी। अब हम दोनों बहनें मिलजुल कर साथ रहेंगे। सुबह हुई तो काफ़ी लेट हो गया था और रचना अपने कमरे से बाहर नहीं आए, जबकि मेरा देवर तो कब से उठा हुआ था। मैंने रौनक से कहा कि रौनक, रचना को बुला दो, वह जाकर नाश्ता कर ले। रौनक ने मेरी बात टालते हुए कहा, भाभी अभी रचना सो रही है, उसे सोने दीजिए। मैं नहीं चाहता कि उसकी नींद खराब हो। पर जब काफ़ी देर हो गई और रचना कमरे से बाहर नहीं आई तो मैं चुपके से उसके कमरे में जाने लगी। तभी मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया
और बोली, श्वेता तुम यह मत समझना कि तुम्हारा देवर बहुत अच्छा है, वह बहुत गुस्से वाला है। इससे बेहतर यही होगा कि तुम उसके कमरे में मत जाओ। मैं मजबूरी में अपना सिर हिला दिया, लेकिन सच कहूँ तो मुझे रचना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा कि जब वह सोकर उठेगी तो मैं उसकी बहुत क्लास लूँगी कि इतनी देर तक कौन सोता है, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा यह इंतज़ार इतना लंबा हो जाएगा। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन रचना अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। मेरे दिल तो टूटने लगे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर कुछ देर बाद रचना अपने कमरे से निकलती हुई नजर आई। यह देखकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून हुआ, लेकिन साथ ही साथ इस बात की हैरत भी हुई कि उसने अपना चेहरा क्यों छुपा कर रखा है। वह किचन की तरफ बढ़ी तो मैं जल्दी से उसके पीछे पीछे किचन में गई और उससे बोली, रचना तुम इतनी देर तक क्यों सोती रह गई और इस तरह अपना चेहरा क्यों छुपा कर रखा है? इधर मुंह करो, सब ठीक तो है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़कर रचना के चेहरे से उसका घूंघट उठाती, तभी वह जल्दी से किचन से भागती हुई अपने कमरे में चली गई। मैं भी जल्दी जल्दी उसके पीछे गई, तभी उसने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। उसकी हरकत देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं गुस्से से दरवाज़ा पीटने लगी। दरवाज़ा पीटते हुए गुस्से में मैं बोल रही थी कि रचना अभी के अभी बाहर निकलो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी मेरा देवर वहाँ पर आ गया। वह गुस्से से मुझे देखते हुए बोला, भाभी आप मुझे और मेरी नई नवेली दुल्हन को थोड़ा सा प्राइवेसी देंगी? सच कहूँ तो मुझे आपसे इस कदर की हरकत जरा भी उम्मीद नहीं थी। यह सब क्या कर रही हैं आप? मैं भी उसी की जुबान में बोली, मुझे अभी और इसी वक्त अपनी बहन से मिलना है। तुम्हें यह बात समझ में आई? तुम्हारी पत्नी वह बाद में है, पहले वह मेरी बहन है। हम दोनों ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे थे, तभी मेरी सास हम दोनों की आवाज़ सुनकर वहाँ पर आ गई और कहने लगी, क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? मैंने कहा, हाँ माँ जी, मुझे मेरी बहन से मिलना है। मेरी सास ने कहा, अच्छा पहले मुझे कमरे में जाने दो। फिर मैं रचना से पूछती हूँ कि आखिर वह तुमसे क्यों नहीं मिलना चाहती। मेरी सास दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली, रचना बेटा दरवाज़ा खोलो। मेरी सास की आवाज़ सुनते ही तुरंत रचना ने दरवाज़ा खोल दिया और मेरी सास कमरे में चली गई। पर इतनी यह सब देखकर मैं बहुत हैरान थी कि रचना ने मेरे कहने पर दरवाज़ा क्यों नहीं खोला था। थोड़ी देर बाद मेरी सास कमरे से बाहर आई और वह कहने लगी कि श्वेता, रचना ने कहा है कि वह तुमसे ना तो मिलना चाहती है और ना ही कोई बात करना चाहती है। बेटा तुम दोनों के बीच कोई बात हुई है क्या? तुम मुझे बताओ। मैं धीरे से नाम में अपना सिर हिला दिया और अपने कमरे में चली आई। मेरे दिल में बहुत घबराहट हो रही थी कि मैं बैठे बिठाए मेरी बहन को क्या हो गया। ऐसे ही करते करते यूं ही 3 दिन गुजर गए। इस 3 दिनों में मैं एक बार भी रचना की शक्ल नहीं देखी थी। इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान थी और यह सब मैं अपने माँ बाप को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि यह सब जानते के बाद वह लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। मैं इस बारे में रोहित से बात की थी, पर उन्होंने कहा कि पति पत्नी के बीच का मामला है। अगर रचना तुमसे नहीं मिलना चाहती तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जब 3 दिनों तक रचना कमरे से बाहर नहीं आई तो मैं बहुत घबरा गई और कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी रोहित कमरे में आए और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मैंने उनसे कहा, जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। मैं अपनी बहन से 3 दिन से नहीं मिल पाई हूँ और आप पूछ रहे हैं कि तुम क्यों रो रही हो। मैं उनका हाथ पकड़कर अपने सर पर रख दिया और पूछा, आपको मेरा कसम खाकर बताइए, आपको इन सब के बारे में कुछ नहीं पता? आखिर इस घर में हो क्या रहा है? कुछ देर तक वह मेरी तरफ देखते रह गए। फिर उन्होंने कहा, मेरी एक बात मानोगी? मैंने कहा, हाँ। क्या बात है, बताइए। उन्होंने अपनी जेब से एक पुड़िया निकालकर मुझे पकड़ाया और कहने लगे, आज खाने में तुम यह पुड़िया माँ और भाई के खाने में मिला देना। अगर तुम यह हिम्मत ना कर सकी तो याद रखना कि सारी जिंदगी अपनी बहन की शक्ल नहीं देख पाओगी। मैं सवारिया नज़रों से रोहित की तरफ देखने लगी। रोहित ने कहा, नहीं, अब इसके आगे कोई सवाल नहीं। मैं चुप हो गई। मुझे तो पहले ही शक हो रहा था कि दाल में जरूर कुछ न कुछ काला है।
इसलिए मैंने रोहित की बात मान ली और आज जब खाने की टेबल पर सभी खाना खाने बैठे तो मैंने अपनी सास और देवर के खाने में वह दवाई मिला दी थी। थोड़ी देर बाद ही सास और देवर कुर्सी पर बैठे बैठे ही लुढ़क गए थे। मेरे पति रोहित जल्दी से उठे और रचना के कमरे के पास जाकर बोले, रचना जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ रोहित। रचना ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। फिर रोहित ने हम दोनों बहनों को जल्दी से गाड़ी में बैठने को कहा। हम चुपचाप गाड़ी में बैठ गए थे। रोहित हमें उस घर से बहुत दूर लेकर आ गए। फिर उन्होंने गाड़ी रोक दी और कहने लगे, तुम दोनों मेरी एक बात गौर से सुनो। तुम और तुम्हारे घर वाले जैसा हमें समझ रहे थे, हम लोग वैसे नहीं हैं। हम कोई खानदानी अमीर नहीं हैं, बल्कि हम लोग तो फ्रॉड हैं। हम दूसरे शहर में जाकर अच्छा सा घर किराए पर लेते हैं। हमारा रहन सहन देखकर लोगों को लगता है कि हम बहुत अमीर हैं। फिर हम गरीब लड़कियों से शादी कर लेते हैं और उन्हें अच्छे दामों पर बेच देते हैं और फिर उस शहर से फरार हो जाते हैं। श्वेता, मैं तुम्हें भी हर रात नींद की दवाई देता था ताकि तुम मुझसे किसी भी किस्म का सवाल न कर सको, क्योंकि हमारा इरादा था कि जैसे ही रौनक की शादी रचना से हो जाएगी हम दोनों को एक साथ भेज देंगे। मगर तुम्हारे साथ इतने दिनों रहते रहते मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, इसलिए मैंने तुम दोनों को उस घर से निकालने की कोशिश की और कामयाब भी हो गया। श्वेता, अगर तुम मुझे अपनाना चाहो तो मैं तुम्हारी खातिर यह जुर्म का रास्ता छोड़ दूंगा। इतना कहकर रोहित हम दोनों को हमारे माँ बाप के घर छोड़ आया था। मैंने रचना से पूछा कि तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की। उसने कहा, रौनक ने मुझे पहले ही दिन धमकी दी थी कि अगर मैं आपसे बात करूंगी तो यह लोग आपके साथ कुछ गलत कर देंगे और इन लोगों ने मेरा मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया था। मैं मजबूर थी, इसलिए यह लोग जैसा जैसा कह रहे थे मैं वैसा ही करती जा रही थी। यह बात जैसे मैंने अपने माँ बाप को बताई तो वह लोग भी यह सब सुनकर दंग रह गए। खैर, मैंने रोहित के साथ रहने का इरादा कर लिया है। रोहित ने पुलिस में बात करके अपने सारे गैंग को पकड़वा दिया है। रोहित मुझे बहुत प्यार करते हैं। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे नहीं हैं, मगर मुझे इस बात का सुकून है कि भगवान ने मेरा घर उजड़ने से बचा लिया है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी मेरी बहन रचना का भी घर बच जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, आपके दिल को ज़रूर छुआ होगा। अगर आपको यह कहानी जरी सी भी अच्छी लगी हो तो अपने सभी प्रिय मित्रों के साथ साझा जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द और एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद हमारी कहानी सुनने के लिए।